नमस्कार, डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। मैं ईशा आज के शो पर आपकी एंकर हूं। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज काफी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों में डायबिटीज और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की गई है, जहां देश के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटीज और उसके लक्षण, उसके दुष्प्रभाव और उससे होने वाले परिणामों के बारे में सही एवं सटीक जानकारी देते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करना चाहूंगी गोरखपुर स्टूडियो से देश और उत्तर प्रदेश के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर वरेश नागरथ, डॉक्टर अवनीश प्रसाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर आलोक गुप्ता आपसे। डॉक्टर, डायबिटीज के डेवलप होने के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? डायबिटीज से बचने का क्या कोई प्रिवेंटिव तरीका है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि डायबिटीज क्या जेनेटिक है? सर्वप्रथम तो मैं डायबिटीज पे चर्चा के सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं। एक बहुत ही अनूठी पहल हुई है ये, क्योंकि जैसा अभी बताया गया कि दिन प्रतिदिन डायबिटीज के या मधुमेह के लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख हमारे नॉलेज के बावजूद हम इस पर रोक नहीं लगा पा रहे। इसलिए बहुत जरूरी है जानना, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और क्या यह जेनेटिक है। हम सभी, विशेष करके एशियंस और एशियंस में भी जो हम इंडियंस हैं, हम एक लोडेड गन है जीन्स के माध्यम से। हमें आनुवांशिक रूप से डायबिटीज होने के लिए जीन्स प्रदत्त हैं। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो जीन्स को हमें दे गए हैं, लेकिन यह जीन्स या जो कारतूस है यह तब तक नहीं दगेगा जब तक कि हम उसको ट्रिगर को दबाएंगे नहीं। अब ये ट्रिगर को दबाने वाले रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर फैक्टर है वो है अत्यधिक पोषण, आवश्यकता से अधिक भोजन। जब भी आप जो शरीर की ऊर्जा के लिए जितनी भोजन चाहिए उससे अधिक भोजन ग्रहण करते हैं और खर्च नहीं करते, तो यह भोजन की जो बची हुई ऊर्जा है वो शरीर अपने जीन्स के माध्यम से संचय करके वसा में परिवर्तित करके आपके शरीर में स्थापित कर देता है, और विशेष करके तोंद पर। तो सबसे पहली चीज है कि अधिक ऊर्जा का संचय, केंद्रीय मोटापा, पेट पे चर्बी, ये इस मधुमेह का जनक है। ये जो केंद्रीय मोटापा की चर्बी है, ये तमाम ऐसे रासायनिक तत्व निकालती है जो कि हमारे इंसुलिन के स्राव को बाधित करती है, इंसुलिन के कोशिकाओं पे प्रभाव को बाधित करती है, और शरीर शुगर के होने के बावजूद प्रॉपर इंसुलिन के एक्शन ना होने की वजह से उसको ऊर्जा में तब्दील नहीं करता, और ये शुगर धीरे धीरे हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर वरेश नागरथ आपसे। डॉक्टर, डायबिटीज को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? ब्लड शुगर को चेक करने के लिए कौन से उपकरण मार्केट में उपलब्ध हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। जी, डायबिटीज को कैसे डायग्नोज करते हैं? तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण हैं पेशाब का बहुत मात्रा में होना, बार बार होना, बहुत तेज भूख का लगना, बहुत प्यास का लगना, पेशाब जब व्यक्ति करता है तो वहां पर चींटियों का आ जाना, ये शुगर के सामान्य लक्षण हैं। शुगर जब नापी जाती है ग्लूकोमीटर से, तो खाली पेट की शुगर अगर 100 से अधिक है और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर अगर 140 से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को लैब में जा करके अपना टेस्ट कराना चाहिए, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में खाली पेट की शुगर वेन से ब्लड निकाल करके प्लाज्मा में कराई जाती है, और अगर वो 100 से कम है तो इसका मतलब कि व्यक्ति को शुगर की बीमारी नहीं है, और खाली पेट की शुगर अगर 125 से अधिक है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है। और अगर 100 से 125 के बीच में खाली पेट की शुगर है, तो इसका मतलब उसे डायबिटीज की पूर्वावस्था है और भविष्य में इसको डायबिटीज होने की संभावना है। तीसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है HbA1c। HbA1c अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, अगर ये 6.5 है या उससे अधिक है तो ये शुगर की बीमारी है, और अगर बीच में है तो इसका अर्थ ये हुआ
कि उसे डायबिटीज की पूर्वावस्था है। इस बात को याद रखें कि डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर अवनीश प्रसाद आपसे। डॉक्टर, हमें बताएं, क्या डायबिटीज के पेशेंट्स को उपवास रखना चाहिए? लंबे उपवास जैसे कि नवरात्रि और रमजान में उन्हें क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि क्या उपवास में वो ओरल मेडिकेशन और इंसुलिन कंटिन्यू कर सकते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। फास्टिंग अपने देश में आदमी कर सकता है क्योंकि हम इंडियंस काफी रिलीजियस माने जाते हैं। 95% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे देश में रिलीजियस है। हमारे देश में नवरात्रि और रमजान लोग मनाते हैं, लेकिन 3 चीजों का ख्याल हमको रखना पड़ेगा। पहला, फास्टिंग करने से हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान पेशेंट खाता नहीं है और दवाइयां अपनी लेता रहता है, जैसे कि वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वगैरह है, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स हैं, आदमी लेता रहता है और खाता है नहीं, जिसके लक्षण है बेहोशी होना, कंपन होना और शरीर में थरथराहट होना। दूसरा, अगर मरीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है तो वो अपनी दवाइयां भी नहीं लेता। इससे उसको रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर बढ़ जाता है और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नामक बीमारी को भी हो सकती है। दूसरा, जो पेशेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो अपनी दवाइयां भी बंद कर देते हैं। इन पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर बढ़ने का भी रिस्क होता है और ये जानलेवा बीमारी जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है उसको भी जन्म दे सकती है। तीसरा, जो आदमी फास्टिंग करता है उनमें रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होता है क्योंकि वो खान पान भी कम ले रहा है। कुछ डायबिटीज की दवाइयां होती हैं जो कि यूरिन को ज्यादा करवाती है, तो उससे जो है पेशेंट को डिहाइड्रेशन का भी रिस्क रहता है। इस संदर्भ में अगर बचाव करना है तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर पेशेंट के लिए दवाइयां बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो फास्ट ना करे। मरीज को पानी बहुत ज्यादा पीना है और डिहाइड्रेशन को रोकना है। जो मरीज लॉन्ग एक्टिंग दवाइयां ले रहे हैं जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया हो गया, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हो गया, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी डोज को रेगुलेट करें। अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर आलोक गुप्ता आपसे। डॉक्टर, क्या डायबिटीज के पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज भी डाउन हो सकता है और अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो एक सामान्य मनुष्य होता है जिसको कि मधुमेह नहीं है, तो उसके शरीर के अंदर ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा बायोसेंसर लगा होता है जो निरंतर पैनक्रियास के बीटा सेल्स को यह संकेत देता है कि शुगर कितना चल रहा है। तो एक निश्चित लेवल के नीचे जब शुगर आने लगता है, अमूमन 70 के नीचे, तो पैनक्रियास के द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, अब कुछ समय के लिए बंद भी हो जाता है। और जब शुगर बढ़ता है भोजनोपरांत, तो फिर उसको भी पैनक्रियास सेंस करता है, बीटा सेल सेंस करते हैं और इंसुलिन को छोड़ते हैं ताकि उस शुगर को शरीर अपने इस्तेमाल में ला सके और शुगर एक नॉर्मल रेंज के अंदर बना रहे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मधुमेही हो गया तो अब हम उसे औषधि दे रहे हैं। औषधि देने का हमारा प्रायोजन क्या है कि हम इस बढ़े शुगर को नियंत्रित करें। नियंत्रित कैसे करेंगे? 2 तरीके से। एक तो पैनक्रियास ग्रंथि के बीटा सेल्स को हम उत्तेजित करेंगे कि वह इंसुलिन निकाले और बढ़े हुए शुगर को नियंत्रण में लाए। और दूसरा, उन कोशिकाओं के ऊपर जहां इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जहां इंसुलिन जाके कार्य करता है, उन रिसेप्टर्स को भी हम एक्टिवेट करते हैं ताकि जो भी इंसुलिन शरीर में है वो बेहतर तरीके से, कारगर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। और विशेष करके अभी उपवास की बात हो रही थी, तो उपवास में और भी जरूरी हो जाता क्योंकि आप लंबे समय तक कुछ खाते पीते नहीं है। तो उनमें आप व्रत रहने के पहले अपना शुगर चेक करें। शुगर ठीक है तो व्रत रखें। व्रत के बीच में भी आप शुगर चेक कर लें। अगर शुगर लो हो रहा है तो व्रत तोड़ दें। रमजान में भी इसी तरह से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि रमजान शुरू करने के पहले अपने चिकित्सक से मिलें, अपने दवा का डोज रेगुलराइज करें। आपका शुगर यदि बहुत हाई रहता है तो आप रमजान न रहें। शुगर आपका अक्सर लो हो जाता है तो रमजान न रहें। रमजान में बीच बीच में आप अपना शुगर चेक करते रहें। यदि कभी भी हाइपो होता है तो आप उसी समय अपना व्रत तोड़ दें, अपना रमजान तोड़ दें और आप अपने डोज को भी अपने चिकित्सक से एडजस्ट कराएं। अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर वरेश नागरत आपसे। डॉक्टर, क्या डायबिटीज के पेशेंट्स को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? साथ ही हमें यह भी बताएं कि उनके घाव बहुत धीरे हील होते हैं, इसका क्या कारण है? डायबिटिक को इन्फेक्शन क्यों ज्यादा होते हैं? डायबिटिक को इन्फेक्शन ज्यादा तभी होंगे अगर उसकी शुगर वेल कंट्रोल्ड नहीं है।
अगर उस व्यक्ति की शुगर वेल कंट्रोल्ड है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा नहीं होंगे। क्यों ज्यादा होते हैं बढ़ी हुई शुगर में? कि एक और हम एंटीबायोटिक देके, एंटी फंगल देके उस बैक्टीरिया को या उस फंगाई को मार रहे हैं, और दूसरी ओर बढ़ी हुई शुगर के रूप में हम उसे एक 5 स्टार भोजन में 5 स्टार में भोजन करा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक की और एंटी फंगल की जो आक्रामकता है वो नहीं रह जाती है। साथ ही डायबिटिक में इम्यूनिटी भी कम होती है। इन सब कारण से वुंड इन्फेक्शन ज्यादा होता है। फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें पैरों में जब चोट लगती है तो पता नहीं लगता है व्यक्ति को कि मुझे चोट लगी है। बाइक के साइलेंसर से कभी उसका पैर टकरा लग जाता है, उसे पता नहीं लगता तो पैर जल जाता है। वहां पे जो इन्फेक्शन होते हैं वो व्यक्ति को पता नहीं लगते न्यूरोपैथी की वजह से। इसलिए भी इन्फेक्शंस, पैरों के इन्फेक्शंस ट्रीट करने में टाइम लगता है। जी, अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर अवनीश प्रसाद आपसे। डॉक्टर, हमें बताएं कि डायबिटीज को साइलेंट किलर क्यों कहा गया है, और डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग रन में शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं अगर सही समय पर इनका इलाज ना किया जाए। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। उसके कई सारे कारण हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन वो माइक्रो वेसल और मैक्रो वेसल डिजीज कॉज करता है। मतलब जो हमारे शरीर की धमनियां होती हैं उनमें वो खून का थक्का जमा करने देता है, जिसकी वजह से अगर किसी को एंजियोग्राफी की जरूरत होती है तो उसमें हमको दिल तक तार पहुंचाना होता है हाथ के थ्रू। अगर खून का थक्का जमा रहेगा तो वो डॉक्टर नहीं कर सकता। दूसरा, जो हमारे दिल का फंक्शन होता है वो डायबिटीज पेशेंट में कम पाया जाता है, ना कि अगर हम कंपेयर करें जिसको डायबिटीज नहीं है। तीसरा, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो दिल के दौरे के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो डायबिटीज के मरीज में ज्यादा होते हैं, ना कि उन मरीज में जिनको डायबिटीज नहीं है। अगर किसी को छल्ला पड़ने की नौबत आ जाती है दिल में, उसमें भी डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनके लीजन में कैल्शियम जमा होता है और वहां पर छल्ला ठीक से फिट नहीं होता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें सारी नाड़ियों में खून का थक्का जमा होता है, ना कि जिनको डायबिटीज ना हो। तो उनमें जो है स्टेंट पड़ने की उम्मीद नहीं रहती, उनको फिर बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरा है कि डायबिटीज के मरीजों में हार्ट फेलियर जैसी संभावना ज्यादा होती है। हार्ट फेलियर भी कई प्रकार के होते हैं। एक हार्ट फेलियर का प्रकार होता है जिसमें हार्ट का फंक्शन नॉर्मल रहता है, उसमें भी डायबिटीज के रोगियों में ज्यादा हार्ट फेलियर होता है और उन पेशेंट्स को ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। एक कॉम्प्लिकेशन है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। यह भी डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर आलोक गुप्ता आपसे। डॉक्टर, हमें बताएं कि क्या डायबिटीज के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हाल में कोई प्रगति हुई है जो हमारे रोगियों को जानना चाहिए। साथ में हमें यह भी बताएं कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इंसुलिन का क्या भूमिका है, क्या ये इंसुलिन पंप्स मरीजों के लिए सेफ हैं? देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, इलाज में, चिकित्सा में मॉडर्न मेडिसिन की अपनी एक खूबसूरती यह है कि यह निरंतर सतत प्रगतिशील विद्या है। इसमें हम रोज कुछ न कुछ नए खोज करते रहते हैं, नए शोध करते रहते हैं, और हमारा जो सारा चिकित्सा होता है वो शोध आधारित होता है। इट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो हम निरंतर नए मॉलिक्यूल्स खोजते रहते हैं और अलग अलग तरीके से कैसे हम शुगर के ऊपर उसका हम प्रभाव सार्थक रूप से डाल सकें, इसको देखते हुए हम कई समूह की दवाओं का आजकल प्रयोग करते हैं। तो अब हम आते हैं एक ऐसी औषधि पर जो अमृत की श्रेणी में रखी जाती है, वो है इंसुलिन। तो सबसे पहली औषधि, आधुनिक औषधि जो ढूंढी गई वो इंसुलिन थी, और आज भी इंसुलिन को हम रामबाण औषधि की श्रेणी में रखते हैं। और कुछ ऐसे अवस्थाएं होती हैं जहां पर कि हमको इंसुलिन देना ही पड़ता है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, उसके लिए सबसे सुरक्षित दवा इंसुलिन है। किसी को इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, घाव हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो हमें उसको इंसुलिन देना पड़ता ताकि उसका घाव जल्दी सूखे। किसी के खाने की औषधि काम ही नहीं कर रही, शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत कम हो गई है, तो हमें बाहर से इंसुलिन सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसुलिन में भी अब बहुत अधिक शोध हो चुका है। अब बहुत अच्छे इंसुलिन आ गए हैं। अब आपके पास एक दिन में एक बार लगाने वाला भी इंसुलिन है। अगर उससे काम नहीं बनता है तो फिर हम
दिन में 2 बार या 3 बार भी इंसुलिन देते हैं। और अब एक नई इंसुलिन मुझे लगता है कि शायद 8-9 महीने के अंदर हमारे पास उपलब्ध होगी, जो कि हम जो दिन में 1 बार वाला इंसुलिन है उससे हम हफ्ते में 1 बार दे सकेंगे। यदि आपका चिकित्सक गंभीर रूप से अगर आपको इंसुलिन लेने की सलाह दे रहा है तो कृपया उस सलाह को नजरअंदाज न करें, उससे बैठ के एक बार बात करें और उसकी गंभीरता को समझें और इंसुलिन लें और अपने आप को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर वरेश नागरथ आपसे। डॉक्टर हमें बताएं कि अगर किसी को संदेह है कि उसे डायबिटीज है या डेवलप हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ डायबिटीज से जुड़े साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। साइकोलॉजिकल और इमोशनल जब व्यक्ति को पता लगता है कि उसे शुगर है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। सिर्फ उसको नहीं, उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। और यदि उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तब तो ये आघात बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बिना बताए शादी करना कि मुझे शुगर है, ये एक तरीके से बेईमानी है। तो आघात तो बहुत बड़ा है। इसके लिए हम लोग मरीजों का मनोबल बढ़ाते हैं, हम लोग उन्हें ध्यान बताते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसमें जेनेटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये मेनली लाइफस्टाइल की बीमारी है। और हम लोगों को अच्छे संतुलित खान-पान से और उचित व्यायाम से इसे कंट्रोल करना चाहिए। हमारा एक मरीज आया था, यंग लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी। तो उसको जब शुगर डिटेक्ट हुई तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसके घर वाले अड़े हुए थे कि तुम्हें झूठ बोलना है। तो हमने कहा एक काम करते हैं कि हम लोग शादी को थोड़ा सा डिले कर देते हैं और तुम एक्सरसाइज करो, डाइट बदलो और तुम अपनी डायबिटीज को खत्म कर दो, तो तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और तुम डायबिटीज मुक्त भी हो जाओगे। उसने ऐसा किया और वो सफल रहा। आज उसकी शादी हो गई है और उसे शुगर की बीमारी नहीं है। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर अवनीश प्रसाद आपसे। डॉक्टर, डायबिटीज के मैनेजमेंट में स्ट्रेस कंट्रोल का क्या रोल है? साथ ही साथ स्ट्रेस कंट्रोल और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या टिप्स या एक्सरसाइज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? डायबिटीज में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि आलोक सर ने बताया, डायबिटीज को कॉज करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें एक स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस अकेले डायबिटीज नहीं कॉज करता, लेकिन डायबिटीज को एग्रवेट कर सकता है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस होता है तो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, कोर्टिसोल है। ये जो है इंसुलिन के वर्किंग क्षमता को रोकता है बॉडी में और ग्लूकोज अपटेक को कम करता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और अगर ज्यादा स्ट्रेस होता है तो साइकियाट्रिस्ट का भी राय ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको डायबिटीज है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा, वो वैसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी में चला जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको लोगों से मिलना चाहिए, मिलनसार होइए, खुश रहिए। दूसरा, वेट रिडक्शन करें, इसका भी बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वेट करें, खाना पीना अच्छा रखें, लो कैलोरी डाइट लें। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो अगर गाइडलाइन रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो है वेट रिडक्शन के लिए हमको 75 से 150 मिनट प्रति सप्ताह विगरस एक्सरसाइज करना है और 150 से 300 मिनट मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करना होता है। स्ट्रेस रिडक्शन में योगा का बहुत बड़ा रोल है। काफी सारे शोध आजकल चल रहे हैं जिसमें योगा भी शुगर को कम करता पाया गया है। डॉक्टर्स, आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर आलोक गुप्ता। यदि आप मधुमेही नहीं हैं और आपकी आयु 30 वर्ष प्लस हो चुकी है, आपके परिवार में मधुमेह का इतिहास है तो जरूर, और नहीं है तो भी आप साल में एक बार अपना रक्तचाप और अपना रक्त शुगर, इन दोनों का परीक्षण अवश्य कराएं। अपने वजन को अपने कद के अनुरूप नियंत्रण में रखें। एक मोटा सा आपको सूत्र दे रहा हूं कि अपने कद को सेंटीमीटर में नापें। जितना भी आपका कद है, मान लीजिए आपका कद 160 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 घटा दें तो बचता है 60।
आपका अधिकतम वजन 60 किलो के अंदर ही होना चाहिए। यदि आप अपने अधिकतम वजन से अधिक वजन के हैं तो तत्काल उस पर ध्यान दें, अपने वजन को नियंत्रित करें, वजन कम करें, अपना तोंद कम करें। कम करने का तरीका एक ही है, भोजन कम करें। भोजन में अनाज की मात्रा, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे महीन अनाज हो, चाहे 5 अनाज की रोटी हो, चाहे 7 अनाज की रोटी हो, अनाज कम करें। हरी सब्जियां, सलाद, सूप, इनका सेवन अधिक करें। अनाज का सेवन जितना कम करेंगे और सब्जियों और फल की मात्रा जितनी बढ़ाएंगे, आपका कैलोरी कम होगा, आपका मोटापा कम होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चलते चलते हमारे दर्शकों को डायबिटीज से बचने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करिए, उनको फास्ट फूड से बचाइए, खूब पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, डायबिटीज की ABCDE का ख्याल रखें। A फॉर HbA1c, A1c का कंट्रोल, B से BP का कंट्रोल, C से कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, D से डाइट, उचित डाइट, और E से एक्सरसाइज। तो ये जो 5 ABCDE हैं, इनका आपको ख्याल रखना है। और इंसुलिन को बुरी दवा मत मानिए। इंसुलिन एक दवा है ही नहीं। जो आपका शरीर जिस तत्व को बना नहीं पा रहा है, उसी की पूर्ति हम बाहर से इंसुलिन दे के कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर विटामिन की कमी है तो उसे विटामिन खिलाते हैं, अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो थायराइड हार्मोन खिलाते हैं, और अगर इंसुलिन की कमी है तो उसे इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन बहुत दिव्य औषधि है। आपका चिकित्सक इसके लिए उचित राय देता है, और यदि वो कहता है आपको आवश्यकता है तो निसंकोच आप इंसुलिन लगाइए। डॉक्टर अवनीश, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं ये अपने दर्शकों को राय देना चाहता हूं कि अगर किसी के पेट में गैस बन रहा है या सांस फूलती है, चक्कर आ रहा है, उस पे एहतियात बरतें। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ECG कराएं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में साइलेंट MI यानी साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। प्रिवेंशन के लिए जीवन शैली पे विशेष ध्यान देना है, और ये आज ही से शुरू करना है। इसके लिए कल परसों नहीं होता। जो हम आज करेंगे उसका असर हमको 10 साल के बाद खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। धन्यवाद। आज के इस खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि आज के हमारे शो पर आप सभी को डायबिटीज से जुड़े हर सवालों के जवाब मिले होंगे। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा से। हम YouTube, Instagram और Twitter पर भी उपलब्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।